अगर आपको पता चले कि अशोक गहलोत हार मान नहीं रहे हैं, जुटे हुए हैं। उनकी पार्टी कितनी जुटी हुई है ये एक दूसरा सवाल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। फलौदी का सट्टा बाजार बता दे कि क्या हो रहा है, या फिर जयपुर में बैठ के कोई ये कहते कि नहीं पूरे राजस्थान का मिजाज ऐसा है, वो कहना इस बार थोड़ा मुश्किल है। जो अनईज थोड़ा बहुत कम्युनिकेट हुआ कैमरे पे सचिन पायलट की तरफ से, उसको लेकर के लोग फिर से बातें करने लगे हैं। मतदाता इतना मूर्ख नहीं है कि आप चुनाव से एक हफ्ते पहले आप बताएं कि ये दोनों साथ हैं और एक फोटो खिंचवाएं। बीजेपी ने एक गेम बहुत अच्छा खेला है, जो अच्छा फिट बैठता है कि हर इलाके के लोगों को लग रहा है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा। उसने कहा भाई साहब हम लोग जो है ना जातिवादी हैं, हम लोग कम्युनल नहीं। अब आप कह रहे हो कि रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड लाएंगे, वो एक चीज है, यूपी से आप लेके आ रहे हैं। शेक्सपियर भी सोचता होगा कि मेरा ये किरदार कैसे मतलब पार्टियों के घोषणा पत्रों में आ गया रोमियो। बीजेपी जीतती दिख रही है लेकिन गहलोत हारते नहीं दिख रहे। यहाँ रोटी पलटते रहने की परंपरा है, लेकिन वहां अशोक गहलोत हार मान नहीं रहे हैं, जुटे हुए हैं। उनकी पार्टी कितनी जुटी हुई है ये एक दूसरा सवाल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। जितने पॉइंट्स को वो टच कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां इस सवाल का जवाब नहीं है कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और अगर पार्टी सरकार बना ले जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। हर इलाके के लोग मानकर चल रहे हैं कि उनका विधायक सीएम बन सकता है। अब तो भाजपा का संकल्प पत्र भी हमारे सामने है। आइए इन सारे विषयों पर बात करें नेता नगरी में। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना वीकली पॉलिटिकल अपडेट नेता नगरी। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी राजस्थान की, जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा है कि भले 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हो, लेकिन असली चुनाव हो रहा है अगर कहीं तो वो राजस्थान में ही हो रहा है। राजस्थान में अब दोनों पार्टीज के जो बड़े वादे हमारे सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र लोगों के सामने रख दिया है, जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है। कई ऐलान उसमें हैं जिनके बारे में कांग्रेस के ये एलिगेशंस हैं कि ये ऐलान और इन ऐलानों की भाषा उनकी है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हमने डिवाइस की हैं, उसमें आप कैसे कोई क्रेडिट ले सकते हैं अगर हम कोई उसमें पोल प्रॉमिस अनाउंस कर रहे हैं। तो इस तरह के और भी विषय हैं। बड़ी सीटों में क्या हो रहा है, संभागवार किस तरह के प्रदर्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स राजस्थान से हमारी टीमें लगातार आपके सामने रख रही हैं, अपना फीडबैक वहां से आपको कम्युनिकेट कर रही हैं, वो तो आप देख रहे हैं। इन सारे विषयों पे बात करने के लिए हमारे पास 2 मेहमान हैं। पहले मेहमान हमारे मुकेश माथुर जी हैं, आप स्टेट एडिटर हैं दैनिक भास्कर अखबार के राजस्थान के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दूसरे मेहमान हमारे अभिनव पांडे, चुनाव रथ लेकर के वो पहले मध्य प्रदेश में घूमे, आज वहां पे मतदान हो गया और वो पहुंच गए राजस्थान। फिलहाल पोखरण में, बाबा पोखरण में ही है। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव आपका भी। शुरुआत मुकेश जी हम आपके साथ करना चाहते हैं, संकल्प पत्र वाले प्रश्न पे हम आएंगे, लेकिन पहले हम उन तस्वीरों पर लेके चलना चाहते हैं अपने दर्शकों को और मुकेश जी आपको भी, जो हमने बीते हुए रोज देखी। राहुल गांधी का पहला दौरा हुआ राजस्थान का, और इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि उनको लेने के लिए कांग्रेस के सारे बिग गन्स तो गए, डोटासरा गए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चीफ मिनिस्टर गए अशोक गहलोत, और उनके साथ सचिन पायलट भी थे। और जो तस्वीर राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ साथ नजर आ नहीं रहे हैं, हम साथ में हैं भी। उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि जिस फैक्शनलिज्म की बात हो रही थी या जिस रार की बात हो रही थी वो बीते समय की बात थी, और बहुत दिनों से एक रेडियो साइलेंस भी था कि क्या चल रहा है अलग अलग खेमों में। लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई उनके बाद फिर से एक बार कहा गया कि जिस तरह से जो अनईज थोड़ा बहुत कम्युनिकेट हुआ कैमरे पे सचिन पायलट की तरफ से, उसको लेकर के लोग फिर से बातें करने लगे हैं। क्या आप जिस तरह से इन तस्वीरों को दिल्ली में देखा गया उससे आप भी एग्री करते हैं? आपने भी देखी वो तस्वीरें? जी बिल्कुल। अगर बार बार ये बताना पड़े कि भाई साथ साथ दिख नहीं रहे, साथ हैं भी, और इस तरह से बार बार आपको एक फोटो दिखाना पड़े, कभी वेणुगोपाल के साथ, कभी प्रियंका के साथ। जैसे अभी वो मंदिर गए थे कुछ दिन पहले, एक फोटो आई थी पूर्वी राजस्थान की, जहाँ एक मंदिर में प्रियंका गांधी के साथ दोनों थे, फिर वो फोटो जारी की गई, और अब ये जो फोटो थी, और पत्रकारों से कहा कि साथ दिख नहीं रहे, साथ है भी। तो जब ऐसा कहना पड़े, बार बार आपको बताना पड़े, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। तो साथ होना एक कहने की बात एक चीज है और होना अलग चीज। साथ होना तब माना जाएगा धरातल पे जब सचिन पायलट के जो समर्थक, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वहां अशोक गहलोत कितनी बार सभाएं लेने जाते हैं, या वहां उस प्रत्याशी के समर्थन में कितनी बार जाते हैं। इसी तरह से सचिन जो हैं वो उन सारे लोगों के क्षेत्रों में
जो मंत्री हैं या विधायक हैं, और जो उस समय जब अग्नि परीक्षा हुई थी सचिन की, जी। और उस समय उनके खिलाफ जो थे उनके वहां कितनी बार जाते हैं। तो ऐसे दृश्य अभी नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ यही दृश्य दिख रहे हैं कि भाई राहुल गांधी बीच में है और इधर सचिन है और इधर अशोक गहलोत हैं। और मतदाता इतना मूर्ख नहीं है कि आप चुनाव से एक हफ्ते पहले आप बताएं कि ये दोनों साथ हैं और एक फोटो खिंचवाएं। अच्छा होता है कि अगर एक साल पहले से या 6 महीने 3 महीने पहले भी कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ऐसा स्वाभाविक कोई तरीका दिखता जिसमें लगता है कि ये दोनों नेता एक साथ आ गए हैं और चुनाव एकजुट होकर लड़ा जा रहा है, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता, बहुत अच्छा फायदा मिलता। अभी ये रस्म अदायगी दिख रही है। अभिनव, आपके पास आना चाहते हैं, कितने जिलों में अभी तक के आपका दौरा हो गया है अब तक के? मैं झालावाड़ से एंटर किया राजस्थान में, और फिर उसके बाद में गया कोटा, कोटा से मैं गया टोंक, टोंक से उदयपुर, उदयपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से पाली सिरोही थोड़ा सा पड़ा था। उसके बाद अभी फिलहाल मैं जैसलमेर पोखरण में हूँ। पोखरण विश्वविख्यात जगह है, सब लोग जानते हैं जी। तो राजस्थान के मेवाड़ मारवाड़ में ज्यादातर मैं घूमा हूँ, और इसके बाद मैं जोधपुर जाऊंगा, बीकानेर जाऊंगा और जयपुर भी जाऊंगा। नागौर की 1 आध सीटें करना जरूरी है क्योंकि वहां पे जाट फैक्टर भी चेक करना है जी। अभिनव, मुकेश जी से जैसे हमने पूछा कि जो पिक्चर्स सरफेस की जिसमें दिख रहे थे राहुल गांधी की अगवानी के लिए तीनों बड़े नेता गए, लेकिन वहां पे जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको लेकर के खूब चर्चा हुई। आप फील्ड पे घूम रहे हैं, लगातार अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उसमें राजनीतिक दलों के लोग भी हैं, उसमें आम वोटर भी है, उसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं चुनाव के सारे लोग हैं। क्या वो भी इसी तरह से इन पिक्चर्स को देखते हैं, या फिर ये जो पत्रकारों की जो चर्चा है उसका ही हिस्सा ज्यादा है? नहीं, ये पत्रकारों की ही चर्चा है, उसी का हिस्सा है। जमीन पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है। जमीन पर लोगों को अपना विधायक दिखता है कि हमारे सीट से फलाना आदमी चुनाव लड़ रहा है। आप उससे पूछोगे कि कौन जीत रहा है तो अपने विधायक का नाम लेता है। वो सरकार के बारे में या फिर सरकार की योजनाओं के बारे में बाद में चर्चा करता है। पहली चिंता उसकी अपना विधायक है। इसीलिए ये चुनाव जो है बहुत कांटे का बताया जा रहा है और फंसा हुआ चुनाव बताया जा रहा है। आमतौर पर राजस्थान की जो तासीर रही है वो 6 महीने पहले ही क्लियर कर देता है, या 6 महीने पहले ही यहाँ नारे लगने लग जाते हैं। जैसे पिछली बार लग रहा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ऐसे ही जो है इस बार इस तरीके के नारे नहीं लग रहे। इस बार जो है नारा है वो विधायकों के खिलाफ का नारा है। उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया जाए तो जैसे कह सकते हैं विधायक तुम्हारी खैर नहीं और गहलोत तुझसे बैर नहीं, उस तरह का मामला है। बेसिकली चुनाव जो है ना वो एक एक सीट का है। राजस्थान को जो है फलौदी का सट्टा बाजार बता दे कि क्या हो रहा है, या फिर जयपुर में बैठ के कोई ये कहते कि नहीं पूरे राजस्थान का मिजाज ऐसा है, वो कहना इस बार थोड़ा मुश्किल है। हर सीट के अपने अलग फैक्टर है, अलग इक्वेशन है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो निर्दलीयों का फैक्टर है। निर्दलीय कई जगहों पे जो अब डिपेंड ये भी करता है कि कौन अपने बागी कितने सेट कर लेता है। बीजेपी के भी बहुत सारे बागी हैं और कांग्रेस के भी बहुत सारे बागी हैं। अब बागियों को कौन कितना सेट कर लेता है, कितने बागी कितने निर्दलीय। कांग्रेस ने 50 पर तो कार्रवाई कर दी, 6 साल के लिए निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। वो निकालने उकालने की बात नहीं, अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें से 44 उम्मीदवार ही हैं। उम्मीदवारों के सामने आप निकालते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क पड़े, वो तो चुनाव लड़ रहा है ना, तो इसमें फील्ड में वो तो वोट मांग रहा है। अब जैसे अभी मैं शिव गया था, शिव विधानसभा, वहां पे दोनों के बागी हैं। बीजेपी के 2 बागी हैं, एक रविंद्र सिंह भाटी जिसका बड़ा चर्चा है, सोशल मीडिया पे बड़ा बज़ है, मैंने इंटरव्यू भी किया, और उसी बीजेपी से एक झालम सिंह हैं जो वहां से विधायक रह चुके हैं, और वो भी, ये 2 बीजेपी के बागी हो गए। अब कांग्रेस से अमीन खान 6 बार के विधायक हैं, लेकिन वहां पे भी फतेह मोहम्मद बागी हैं कांग्रेस के। तो बागियों का खेल है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंबल है उसी पे आदमी जीत जाएगा। बड़ा कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका ये भी डिपेंड करेगा कि किसका निर्दलीय किसका बागी कितना वोट काटेगा। आखिर काटेगा तो अपनी ही पार्टी का वोट ना, अगर वो चुनाव लड़ेगा तो ये सारे भी खेल हैं। और प्लस लोगों के बीच जो अभी तक समझ में आता है, गहलोत व्यक्तिगत तौर पे अशोक गहलोत से नाराजगी नहीं दिखती है। अशोक गहलोत की आप बात करेंगे तो काम बताएंगे, हाँ अच्छा किया। इवन जो बीजेपी के समर्थक मिलते हैं वो भी कहते हैं नहीं गहलोत ने अच्छा काम किया। सरकारी कर्मचारी बहुत खुश हैं गहलोत से। अगर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी शुरू में तो आप देखेंगे अगर सही आंकड़े आएंगे तो 200 की 200 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही होगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ज्यादातर कांग्रेस के साथ नजर आते हैं इस बार। लेकिन असली खेल तो ईवीएम खुलने पर होगा, और ईवीएम में जो खेल है वो एक एक सीटों का है। वो हर सीट का अपना गणित है, हर सीट का अपना इक्वेशन है, हर सीट के अपने बागी है। और मैनेजमेंट, जैसे अभी
माथुर जी बात कर रहे थे कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि अशोक गहलोत ने अभी जाकर के उनके प्रत्याशी जो उनके खेमे के जैसे मुकेश भाकर हुए या और भी इंद्राज गुर्जर, इन सब का प्रचार नहीं किया। सचिन पायलट भी इधर कम एक्टिव। सचिन पायलट दिलचस्प ये है कि कोटा टोंक में प्रचार करते हैं, अपनी सीट पे गए और उसके बाद फिर वो निकल जाते हैं एमपी में प्रचार करने के लिए। एमपी में भी अब जब तक चुनाव चल रहा था तो राजस्थान से ज्यादा वो एमपी में भी सक्रिय थे। तो ये लड़ाई तो दिलचस्प है, लेकिन लड़ाई बीजेपी में कम है क्या? बीजेपी में भी वैसी ही लड़ाइयां हैं। बीजेपी को तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है उसका नेतृत्व कौन कर रहा। बीजेपी ने एक गेम बहुत अच्छा खेला है जो अच्छा फिट बैठता है कि हर इलाके के लोगों को लग रहा है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा। आप अलवर जाएंगे तो बाबा मैं यही बालक नाथ आपसे लगता है पूछने कि वाला था। प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट आया कि मोदी जी राजस्थान के कोने कोने में घूम रहे, ऐसा लगता है अपना सीएम ढूंढने लगते हैं। किसके भरोसे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है? देखिए, सीएम के दावेदार बहुत सारे हैं और बनेगा वो जिसको मोदी जी चाहेंगे, तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसका जो असली खेल है वो उस मैसेजिंग को समझिए कि अलवर के इलाके में लग रहा है लोगों को कि अगर इनको जिता के भेज दिया और आसपास के लोगों को जिता के भेज दिया तो ये बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारे इलाके से मुख्यमंत्री हो जाएगा। वसुंधरा मैडम मुख्यमंत्री हैं तो वहां के लोग तो चाहते हैं कि मेरी तो स्वाभाविक दावेदारी है। कोटा के लोगों को लग रहा है कि यार इस बार हो सकता है ओम बिरला जी को लाके मुख्यमंत्री बना दे। मैं आपको लोगों से बातचीत की बता रहा हूँ। उनको लग रहा है, मैं रामगंज की मंडी और गाँव के इलाकों में गया था, वो बोल रहे हैं कि नहीं वो विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष है तो क्या हुआ, वो विधानसभा तो लड़ ही सकते हैं। ये चीज सब पब्लिक को समझ में आती है कि ये सारा गेम भी राजनीति में होता है कि बाद में किसी को इस्तीफा दिलवा के लड़वा दे। गजेंद्र सिंह शेखावत के इलाके पे लग रहा है कि नहीं अब की बार तो जो है इनका नंबर आ गया है, मोदी जी के प्रिय है, बहुत करीबी है, तो इस इलाके में वो है। कई सारे दावेदार हैं इस बार जो है। दबी जुबान में कुछ लोग अश्विनी वैष्णव का भी नाम ले लेते हैं, कुछ लोग जो है राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी नाम ले लेते हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों को, जैसे दिया कुमारी की बड़ी चर्चा है कि दिया कुमारी को बना सकते, बनाने तो किसी भी बना सके, लेकिन आप उसकी मैसेजिंग समझिए। यही काम बीजेपी ने एमपी में किया कि जब बीजेपी को लगा कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा अकेले काफी नहीं है, इसमें हार जाएंगे, तो बीजेपी ने अलग अलग इलाकों को अपना अपना मुख्यमंत्री दे दिया। नरेंद्र सिंह तोमर को लग रहा है इधर इलाके में नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया के समर्थक लग रहा है सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक को लग रहा है कैलाश विजयवर्गीय, इधर जो है फगन सिंह कुलस्ते के समर्थकों को लग रहा है कि नहीं अब की बार तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। प्रहलाद सिंह पटेल अपनी अलग बोटियां फिट किए हुए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अब की बार तो प्रहलाद भैया बाजी मार सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पे ये काम जो है इन्होंने अच्छे तरीके से किया। अब जिसका वोटों में कितना फायदा मिलेगा ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये है कि वसुंधरा माइनस बीजेपी राजस्थान में इसकी कल्पना थोड़ा मुश्किल है, ये कर पाना जो थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है मुकेश जी, पहले तो मैं उन चीज़ों पे टिप्पणियां चाहता हूँ। श्योर आप सुन रहे होंगे जो अभिनव का जो फील्ड का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने हमसे बांटा है, उसको लेकर के अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें। और दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बड़े मुद्दे फ्लैग किए जा रहे हैं बार बार, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज का जो इंटरेस्ट है राजस्थान में वो हो, या फिर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जिस तरह पेपर लीक का जिक्र किया, या जो हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं चाहे वो रमेश बिधूड़ी के हों या बाबा बालकनाथ के हों, हमास की बात हो रही है, लाहौर में लड्डू बंटने की बात हो रही है, भारत पाकिस्तान के मैच की बात हो रही है, इनमें से कौन सी चीजों का प्रधान होना आप देख रहे हैं चुनाव में? एक तो जो अभिनव कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री बहुत सारे सबको अपना प्रतिनिधि मुख्यमंत्री लग रहा है, उसका एडवांटेज भी मिल सकता है, तो ये एक नई चीज है कि इसका एडवांटेज भी मिल सकता है। अदरवाइज एक तो ये एक जोक कि भाई किसको पता है कि कौन बनेगा, तो एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, एक उस मोर को पता है जिसको वो दाना खिलाते हैं, ऐसा एक जोक यहाँ पे चलता है। तो इन दो लोगों को पता है जी। फिर इसका एडवांटेज होने से ज्यादा इसका नुकसान पिछले दिनों में दिखा। नुकसान ये दिखा कि पिछले कई महीनों से एक कंफ्यूजन की स्थिति पूरी पार्टी में बनी हुई है। कोई लीडर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। चलिए चेहरा ना हो पर नेतृत्व किसके हाथ में है? कोई प्रत्याशी अगर कहना चाहे कि यार मेरे क्षेत्र में आज की तारीख में मुझे चुनाव जीतने के लिए इस चीज की जरूरत है, इस स्टार प्रचारक की जरूरत है, या इस तरह का एक नैरेटिव लाने की जरूरत है, तो मैं पूछूं किससे? कोई ऊपर कौन है जिससे मैं ये पता करूं कि यार क्या मेरे क्षेत्र में गणित क्या बैठ सकता है, आप कैसे मदद कर सकते हैं? तो राजस्थान स्तर का कोई चेहरा आपने लीडिंग पोजीशन पे या लीडर आपने नहीं बताया, तो इसका कंफ्यूजन बहुत सारा है, तो इसका नुकसान भी बहुत है। ये बात ठीक है कि सबको लग रहा है कि भाई मेरे क्षेत्र से कोई बनेगा, लेकिन
जनता को भी अब ये समझ में आने लगा है कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जो पिछले जो 8 जो बताए जा रहे थे मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, जैसे कांग्रेस कहती है, अशोक गहलोत कहते थे कि 8 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं इनके। तो लेकिन जनता को भी पता है कि अंतिम फैसला ऊपर के 2 लोग करेंगे। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई बहुत ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री। अगर मुकेश जी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर वेस्टर्न राजस्थान में आज किसी से पूछो कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो लोग कहते हैं ताजो की करनो है, ताजो, लोग कहते हैं ताजो की करनो। हाँ, तो वो इसका मतलब भी प्लीज समझा दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे शिव विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है अमीर खान, उनसे किसी ने पूछा कि आप जो है, या कोई सवाल था, पत्रकार ने पूछा कि आप जो है इस बार जो है कौन जीतेगा या आप कैसे जीतेंगे, तो वो बोले ताजो की कर लो, मतलब तेरे को क्या करना है, कोई जीते कोई हारे। तो एक मीम सा बन गया इस पूरे इलाके में। लोगों ने लिटरली गाड़ियों में अपने पोस्टर लगवा लिए, जैसे स्टिकर लगाते हैं कि अगर उनसे कुछ सवाल पूछो तो जैसे अपना एक मीम बना ना, नाम क्या है, भूपेंद्र जोगी। हाँ। तो यहाँ अगर किसी से पूछो कि क्या कौन जीतेगा, तो बोलेंगे ताजो की कर लो, मतलब। और इसका अच्छा प्रोनाउंसिएशन मुकेश जी बताएंगे, लेकिन वो समझ रहे कई सारे मजाक इस पे चलते हैं और कई सारी बातें चल रही है, और ये पिछले अभी चुनाव के वक्त से नहीं, काफी समय से ये चल रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और इस पे कई बातें चल रही है। अब आपने जो पूछा ईडी के सारे छापे वगैरह, 51 लोगों पे अब तक छापे पड़ चुके हैं और करीब 17 कार्रवाइयां ईडी की हो चुकी है। लेकिन इसमें अभी तक कुछ मिला नहीं। जैसे डोटासरा जी के घर, जो राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 10,000 रुपए मिले। कोई चार्जशीट, बड़ा कोई अफसर सलाखों के पीछे गया हो, कुछ कार्रवाई हुई हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो ईडी में भी ये कहा जाता है कि इसका फायदा किसको मिल रहा है। तो एक सोच ये है कि भाई ईडी ने इतनी सारी कार्रवाइयां की और चुनाव से ठीक पहले की, तो कांग्रेस को इसकी सहानुभूति मिल रही है, ये कहा जा रहा है। अब आते हैं संकल्प पत्र पे। तो संकल्प पत्र बीजेपी का जो था, उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। 2 सबसे बड़े सर, उस एलिगेशन पे भी एक बार कमेंट कीजिएगा कि जो कांग्रेस समर्थक है, उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस संकल्प पत्र की जो लैंग्वेज और कंटेंट है, ये तो आपने हमारा उठा लिया, और बीजेपी ने उसमें रिस्पॉन्ड किया कि आप भी प्रोप्राइटरी, तो आप किसी जन कल्याणकारी योजना पे आप अपना कॉपीराइट तो लगा नहीं सकते, अनाउंस हम भी कर सकते हैं, और हमने कहा आपसे कॉपी कर लिया। आप वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन सा हिस्सा है जो आपने पहले बोला और हमने बोला। क्या इस तरह की कोई बातचीत है? बीजेपी की जो घोषणा पत्र बनाने वाली समिति थी, उसमें एक महिला सदस्य थी जिसने कल ही कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेपर लीक हो गया हो या जो भी है, ये भी एक चल रहा था। लेकिन जो अशोक गहलोत ने 10 घोषणाएं जो राजस्थान में की थी पहले, जिसके तहत सिलेंडर 500 रुपए में, उनकी गारंटियां तो 7 बाद में लाए, आचार संहिता लगने के बाद। उससे पहले 10 घोषणाएं, और जिसके उन्होंने बाकायदा शिविर लगवाए थे। अच्छा। जिसमें एक गारंटी कार्ड जैसा ही देते थे, और 10 इन योजनाओं का फायदा आपको मिलता था। सिलेंडर 500 रुपए में, बिजली सस्ती वगैरह, कई सारी चीजें है ना, वो राशन के पैकेट वगैरह। उसके बाद ये आई गारंटियां। अब इतना कुछ फ्री बीज, इतना कुछ इस तरह से देने के बाद, ये एक चुनौती थी कांग्रेस के घोषणा पत्र बनाने वाली उस कोर टीम के लिए कि वो क्या लाएंगे। अगर कांग्रेस 15 गारंटियां दे रही है, फ्री बीज दे रही है, तो आप क्या 17वीं ले आओगे? आप क्या 20 फ्री बीज दे देंगे? आप कौन सी बड़ी लाइन खींचेंगे उसके सामने? तो एक चुनौती थी, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कर सकते थे आप कि कुछ ना कुछ इसके अलावा लाते। आप फ्री बीज के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हो, ठीक बात है, हालांकि आप एमपी में भी सब कुछ दे ही रहे हैं, और वही चीजें आपने यहाँ पे रेप्लिका उसका भी आप लेके आए हो। तो अगर आपको फ्री बीज नहीं देने थे, तो फिर क्या देते आप? तो फिर आपको लाने थे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। जैसे महिला अपराध को लेके भाजपा खूब मुद्दा बना रही है, एंटी रोमियो फोर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, कि सब महिलाओं पे राजस्थान में बहुत अत्याचार हुए, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसको अलग अलग तरह से पैकेजिंग करके इस मुद्दे को कई तरह से भाजपा ने उठाया। अब इस पे इनको कुछ बड़ा लाना था, लेकिन ये क्या लाए? इन्होंने कहा कि भाई हर जिले में हम एक महिला थाना खोलेंगे, और हर थाने में एक महिला डेस्क होगी। अब राजस्थान में ऑलरेडी जो जिले हैं उनमें महिला थाने हैं, महिला डेस्क सब जगह है। ये अलग बात है कि महिला कांस्टेबल पर्याप्त नहीं है, इसलिए हर जगह
वो जो महिला पुलिसकर्मी होने चाहिए वो नहीं है। लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। अब आप कह रहे हो कि रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड लाएंगे, वो एक चीज है, यूपी से आप लेके आ रहे हैं। शेक्सपियर भी सोचता होगा कि मेरा ये किरदार कैसे मतलब पार्टियों के घोषणा पत्रों में आ गया रोमियो, पर कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लाए जो महिलाओं के खिलाफ अपराध पे कुछ ऐसा ठोस चीज नहीं लाए। तो घोषणा पत्र में ये करना था। ऐसे युवाओं का मामला, बेरोजगारी दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो राजस्थान वो कह रहे हैं कि एसआईटी बना देंगे पेपर लीक मामले के जो आए हैं राजस्थान में जितने। हाँ, तो कांग्रेस ने ऑलरेडी एसआईटी बना रखी है। आप कह रहे थे यूपी मॉडल की बात कर रहे थे, मैं अभी पोखरण में हूँ और यहाँ पे एक सभा चल रही है। प्रतापपुरी जी महाराज जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ जेसीबी लगा करके फूल बरसा करके उनका स्वागत किया जा रहा था। तो ये एकदम यूपी मॉडल यहाँ पे है। इस बार वाले चुनाव में जो एक नई चीज है वो जेसीबी है। सब लोग 8-10 जेसीबी लाते हैं, दोनों तरफ खतरनाक तरीके से लोग उस पे चढ़ जाते हैं और वो फूल बरसाते हैं और लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। दोनों तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की रैलियों में भी आती है क्या जेसीबी? जी, ये हमारे उत्तर प्रदेश का प्रताप है जो चौतरफा पहुंच रहा है योगी जी के माध्यम से। मैं एक चीज मुकेश जी से क्लियर करना, सर आप कह रहे थे दोनों तरफ के, क्या कांग्रेस की रैलियों में भी आ रही है जेसीबी? इसकी शुरुआत की आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने। अच्छा, तो उन्होंने सबसे पहले ये किया और उसके बाद तो अब दोनों पार्टियां कर रही है। सचिन पायलट की रैलियों में भी आपको देखने को मिला परिवर्तन यात्रा, जो राजस्थान के 4 अलग अलग दिशाओं से इन्होंने निकाली भाजपा। जेसीबी बनाने वाले जो मेरे ख्याल से 19वीं शताब्दी की 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है जेसीबी एक कंपनी का नाम है, ब्रिटिश कंपनी बोलते हैं ब्रिटिश कंपनी बाबा। तो उस वैज्ञानिक ने, वो मैकेनिकों ने सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान में हमारी इस मशीन का इतना अद्भुत और नायाब इस्तेमाल हो जाएगा। अब इन पार्टियों का थोड़ा सा क्या जनरल नॉलेज थोड़ा कमजोर है। अगर कोई इनको बता दे कि जयपुर में जेसीबी की एक फैक्ट्री है जिसमें ऑल वुमन स्टाफ है, मतलब सब महिलाएं हैं, तो महिलाओं के सारे घोषणा पत्र और सारे नैरेटिव्स में महिलाएं केंद्र में है, तो कोई कोई जो जेसीबी का यूज कर रहे हैं उनमें से कोई किसी को पता हो तो इसका भी कोई उपयोग कर ले किसी नैरेटिव में। जेसीबी की सर बात चलिए तो मैं अपने दोनों मेहमानों से पूछना चाहता हूं कि जेसीबी का जो व्याकरण है और जेसीबी के जिस भाषा में उसका प्रयोग होता है, जिसकी तरफ अभिनव हिंट भी कर रहे थे, हमने स्टेटमेंट्स देखे ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और हमास वाले इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लाहौर में लड्डू बटेंगे, कन्हैया लाल का जिक्र भी हुआ ही, तो इसमें रमेश बिधूड़ी भी हैं, उसमें सांसद आपके बालकनाथ भी हैं जो कि लड़ भी रहे हैं चुनाव। इन सारी चीजों का कितना असर आपको दिख रहा है? मैं मुकेश जी आपसे भी जानना चाहता हूं। कमेंट कर देता हूं। हाँ, मैं एक छोटा सा कमेंट कर देता हूं। मुकेश जी इस पे और बेहतर तरीके से बताएंगे क्योंकि वो यहाँ के हैं, मैं तो आया हूं मेहमान के तौर पे। राजस्थान के लोगों से बात करते हुए एक बहुत ईमानदार आदमी ने मुझसे कही। उसने ये कही, मुकेश जी शायद इस बात से इत्तेफाक भी रखे, उसने कहा भाई साहब हम लोग जो है ना जातिवादी हैं, हम लोग कम्युनल नहीं है। हमारे यहाँ कम्युनल वाली पॉलिटिक्स नहीं चलती, हमारे यहाँ जाति की पॉलिटिक्स चलती है। तो आप समझिए कि राजस्थान की राजनीति किस तरीके से है। बीजेपी प्रयास ये जरूर कर रही है कि थोड़ा बहुत जो है इसको अपने पिच पर, हिंदुत्व की पिच पर ले जाया जा सके, लेकिन राजस्थान का चुनाव जाति के पिच पर होता है। आगे जो है मुकेश जी ज्यादा अच्छे से। राजस्थान बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान में मामला है, कास्ट का मामला कम है और यूपी बिहार की तरह उतना ध्रुवीकरण, अगर ऐसा कोई कारण ना हो जैसे 2014 में और इस तरह से लहर थी, अगर उस तरह का कोई कारण ना हो तो उस तरह से ध्रुवीकरण हो जाए ये उतना संभव दिखता नहीं है। लेकिन क्या है कि बीजेपी जो है उसको 360 डिग्री खेलना पड़ रहा है। वो कोई भी अपना हथियार, कोई भी टूल आजमाने से चूक नहीं रही है। तो जैसे हवा महल में इन्होंने मुक्तानंद जी को खड़ा किया जो कट्टर चेहरा है हिंदुत्व का, और वो उस तरह के बयान दे रहे हैं। वहां पे बालकनाथ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कराची और ये वो भारत पाकिस्तान का मैच हो गया ये चुनाव, उन्होंने बोला। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको जोड़ना चाहता हूँ। मेरे जस्ट बगल में जो है प्रतापपुरी महाराज जो है बीजेपी कैंडिडेट जो पोखरण से, उनका भाषण चल रहा है और इस भाषण में जितने हिंदू हैं उतने ही करीब करीब मुसलमान हैं, क्योंकि इस सीट का फैक्टर आप जानते हैं कि ये वो उस तरीके की सीट है। तो यहाँ तो बड़ा बच रही। देखिए आप जो कहे ना कि ओवरऑल खेल रही बीजेपी हर तरफ की, यहाँ पे 6 मारना, यहाँ सिंगल लेना, इसको डक कर देना, तो यहाँ डक किया जा रहा है। यहाँ पे सबको साथ लेकर चलने की जो कवायद है, क्योंकि इनको भी पता है चाहे फतेह मोहम्मद हो यहाँ के कांग्रेस, साले मोहम्मद हो, और चाहे ये,
इनको पता है कि ये बिना मुसलमानों के वोट के नहीं जीतेंगे और उनको पता है वो बिना हिंदुओं के वोट के नहीं जीतेंगे। तो एक बड़ा अच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब। खैर वेस्टर्न राजस्थान में तो लोग भी वैसे ही, आपको पता नहीं चलता है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कभी कोई उस तरीके की कम्युनल घटनाएं सामने बताएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला किस समाज से, किस धर्म से आता है। हाँ, मतलब खान पीन, नाम भी वैसे ही होता है, पप्पू खान, इमाम खान, मतलब इस तरीके के नाम होते हैं उनके। उनके नाम में भी राम भी होते हैं, कई लोगों के नाम में राम होते हैं। तो बहुत अलग है वेस्टर्न राजस्थान, तो बिल्कुल अलग है बाकी देशों के कंपैरिजन में। जब ये चुनाव की रूपरेखा लिखी जा रही थी कुछ महीने पहले, तो एक स्टोरी हुई थी कि भाई भाजपा जो है राजस्थान में उस स्तर पर वो जो नफरत वाली राजनीति है या वो जो हिंदू मुस्लिम है या वो सब उस लेवल पर नहीं करेगी, क्योंकि इनको जो फीडबैक है वो ये कि अब ज्यादा हो गया है, एक अति हो गई है, और राजस्थान शायद वो सही जगह नहीं है इस वाले कार्ड को खेलने के लिए, वो सब चला। लेकिन अब चुनाव जैसे जैसे 7 दिन दूर रह गया, 8 दिन दूर रह गया है, तो अब आपको सब कुछ करना पड़ेगा ऐसा इनको लगने लगा है। कांग्रेस ने बहुत मौके दिए 5 साल में, हर तरह से बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वो लीडरशिप का जो कंफ्यूजन था उसके कारण से उसका पूरा दोहन, उसका पूरा जो उपयोग करना था उस प्लेटफॉर्म का, वो नहीं हो पाया। और अंततः अब वो जो माना जा रहा था कि भाई ये बहुत ज्यादा नहीं होगा कम्युनल, तो अब धीरे धीरे कुछ कुछ चल रहा है अलग अलग इलाकों में। अच्छा, लेकिन जैसे एक बात ये है ना कि कन्हैया लाल वाला मुद्दा बीच बीच में प्रधानमंत्री ने भी उठाया। हाँ। और इसको जो टेलर जिनकी हत्या कर दी गई थी, गौस मोहम्मद, और इन लोगों ने बेरहमी से मारा था घर जाकर, नुपू शर्मा वाला जो विवाद था उसको लेकर के, तो बीजेपी इसको मुद्दा तो बना रही है, लेकिन मसला क्या है कि जो अब उनकी कस्टडी है वो एनआईए के पास है, केस जो है एनआईए हैंडल कर रहा है। तो उस तरीके से बीजेपी एग्रेसिव होकर के उसको उस लेवल पे ले नहीं जा पा रही, क्योंकि लोग फिर पूछने लगते हैं कि भाई आप ही के पास है, आपकी केंद्र में सरकार है, तो उनको अब तक फांसी क्यों नहीं हुई, 1.5 साल हो गया, उनकी सजा क्यों नहीं हुई। तो वो मुद्दा भी उतना प्रखरता से बना नहीं पाई बीजेपी, जो ग्राउंड पे समझ में आता है। ठीक बात है। मुकेश जी, आप कुछ कह, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो लीडरशिप को लेकर के कंफ्यूजन है या जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, आपने बीजेपी के बारे में ये कहा, और राजस्थान में लीडरशिप को, सीएम कौन होगा इस चीज को लेके वो क्लियर है, लेकिन अंदर फैक्शंस की कितनी बन रही है या कितनी नहीं बन रही है, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। मतलब क्या दोनों तरफ से फ्रैक्चर्ड पार्टीज के बीच चुनाव हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ ही भयानक ये भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस में भी जैसे आज प्रियंका गांधी ने अपनी एक सभा में कहा कि जो आपने शुरू में जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में अलग अलग इलाके में घूम रहे हैं कि सीएम का कोई चेहरा मिल जाए, तो पहले प्रियंका गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि आपका सीएम का चेहरा एकदम, इसका मतलब अशोक गहलोत है, आप ये क्लियर कर रहे हैं, तो और अगर ऐसा है तो वो सचिन पायलट को मंजूर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में संकट है, कांग्रेस में भी बराबर का संकट है, और ये दोनों तरफ का है, कंफ्यूजन दोनों तरफ है। और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने सारे के सारे सारा पुराना कुनबा अशोक गहलोत जी लेकर आए, सारे के सारे विधायकों को फिर से टिकट, मंत्रियों को फिर से टिकट, तो उसके बाद से वो जो आप शुरू में कह रहे थे, अशोक जी ने खुद शायद लल्लन टॉप के ही कार्यक्रम में कहा था कि हाँ, मुझे ऐसा एक नारा सुनाई दिया है कि अशोक गहलोत तुझसे बेड़ नहीं, एमएलए मिनिस्टर तेरी खेड़ नहीं, जो खुद ऐसी बात कर रहे थे, वो उस पूरे पुनबे को उन्होंने दोहरा दिया चुनाव में। तो अगर आप उस हारी हुई टीम को, थकी हुई टीम को फिर ला रहे हैं, तो आप किस उम्मीद के साथ चुनाव में जा रहे हैं? तो ये दोनों तरफ कई तरह की चीजें हैं, कई तरह के विरोधाभास हैं। मुझे लगता है कि टाइम में हम थोड़ा सा अब ऑलमोस्ट हम जो पेनल्टीमेट फेस है चुनाव का उसमें पहुंच ही गए हैं। अभी कुछ दिन और बचे हैं, ये एक हफ्ता पार्टीज के पास है अपनी बातें रखने का लोगों के सामने, और ये देखने का कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि वो बिल्कुल वोटिंग के दिन अपना दिमाग बनाते हैं कि हमको क्या करना है, चाहे किसी भी पार्टी की लहर हो। आखिर में अपने दोनों मेहमानों से मैं ये जानना चाहता हूं कम शब्दों में कि वो इस चुनाव में किन विषयों पे वोट पड़ते हुए देखते हैं। क्या वो लोगों के इश्यूज हैं, या फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव की लड़ाई है, महिला सुरक्षा वर्सेस हिंदुत्व है की बात है, या फिर वो जो फ्रीबीज का अनाउंसमेंट अशोक गहलोत कर चुके हैं, बीजेपी ने कहा है कि अगर हम आएंगे तो हम करेंगे, स्कूटी की बात वो कर रहे हैं, बाकी योजनाओं की बात कर रहे हैं। चुनाव किन चीजों पर लड़ा जा रहा है? पहले मैं कुछ लास्ट कमेंट कर देता हूं, उसके बाद मैं जाऊंगा, मुझे इंटरव्यू है। एक लाइन में अगर मैं कहूं, ये चुनाव अब तक मुझे जितना समझ में आया ये कि बीजेपी जीतती दिख रही है, लेकिन गहलोत हारते नहीं दिख रहे। आप बहुत महीन लाइन है ये, इसको आप समझिएगा
चुनाव बहुत रोचक है। और गहलोत की बात करेंगे तो गहलोत से नाराजगी नहीं है, लेकिन विधायकों से नाराजगी है। और इस चुनाव में 2-3 फैक्टर बहुत अहम है। पहली चीज की निर्दलियों को कौन कितना साथ पाएगा, इस पर मैंने बात की। देखिए, बीजेपी के पास वसुंधरा राजे हैं और उनका ये है कि ये बनेंगी या नहीं बनेगी। तो एक सवाल ये कि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती है और कोई और मुख्यमंत्री बनता है बीजेपी से, तो उनके लिए, जो राजनीतिक जानकार बताते हैं, उनके लिए इससे अच्छा है कि अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं। एक इनका अपना जो है अंतर खाने का जो समझौता है, इसकी ये बात कहते हैं कि कोई और मुख्यमंत्री बन गया तो वसुंधरा राजे की राजनीति चौपट हो जाएगी और फिर उसके बाद फिर से वापसी कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और अशोक गहलोत के में सचिन पायलट का ये है कि अगर अशोक गहलोत फिर से 5 साल मुख्यमंत्री बन गए तो फिर 5 साल बाद तो सरकार पक्का चली जाएगी। 10 साल बाद तो राजस्थान जो है, 10 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो सचिन पायलट क्या चाहेंगे कि अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। तो दोनों तरफ चाहने ना चाहने वालों की बड़ी लंबी कतार है। दूसरी चीज ये भी कि हनुमान बेनीवाल का क्या असर रहता है। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के कई कैंडिडेट जिस जाति के हैं उस जाति के कैंडिडेट उतार दिए, तो वो कितने वोट कतर देंगे। उस इलाके में जो जाट बेल्ट है वहां उनका क्या प्रभाव रहेगा, कितनी सीटें जीत के आएंगे। जो डूंगरपुर और उसके नीचे का इलाका, बांसवाड़ा का इलाका, उधर 2 पार्टियां, बीटीपी और बीएपी, तो इसमें भी 2 फाड़ हो गया, आदिवासियों की पार्टी है। अब उसमें से 4-5 सीट वो ले आते हैं और वो सीटें उसके साथ जाती है जिसकी सरकार होती है। तो इनका क्या रोल रहेगा, ये लोग अपने अपने इलाकों में कैसे करेंगे। और सचिन पायलट और वसुंधरा राजे पर नजर बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि इनका रोल बहुत अहम होने वाला है। बाकी अशोक गहलोत चुनाव पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के साथ क्या कांग्रेस उसी दमदारी से चुनाव लड़ रही है, ये बड़ा सवाल है। ओके जी। जी, तो 2-3 चीजों पे निर्भर करेगा चुनाव का फैसला। पहली चीज, ये जो रिवाज वाला चक्कर है कि राजस्थान में 5 साल बाद बदलता ही है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भी बैठा हुआ है। जो बीजेपी को एक जो एडवांटेज है, जो बिना किसी मेहनत का एडवांटेज है, वो ये है कि लोगों का माइंडसेट भी ये है कि यार 5 साल बाद तो बदलता ही है, तो जो सत्ता में आ रहा है उसके साथ जाएं। तो ये एक फैक्टर है। दूसरी चीज ये कि जो कांग्रेस के साथ है, जो फ्रीबीज हैं वो 100% वो काम करेंगी, उसका परिणाम आपको दिखेगा। मैं हमेशा बात करता हूं, कल सौरभ द्विवेदी ही बैठे थे हमारे साथ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि महिला के किचन में जो अशोक गहलोत का फोटो लगा पैकेट, फूड पैकेट पहुंच गया है और वो उसका उपयोग कर रही है। अब वो उस चेहरे को इग्नोर कर दे, ये कहां तक संभव है। मतलब वहां तक आपने अपनी जगह बना ली, वहां तक अपना रास्ता बना लिया, तो फ्रीबीज 100% काम करेंगी। गांव देहात में इसका असर दिखता भी है, तो वो फैक्टर एक देखने को रहेगा। तीसरी बात, अब दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भाई 90-95 मतलब जो क्लियर मेजोरिटी है उसमें दिक्कत है। तो निर्दलीय, बागी, ये सब बड़ा रोल निभाएंगे। आरएलपी की कितनी सीटें आती हैं, 3, 4, 5 आती हैं या ज्यादा आती हैं, वो उस पर डिपेंडेंसी रहेगी बहुत सारी चीजों की। तो ये सारी चीजें होंगी। तो इस पर कुल मिला के राजस्थान के चुनाव का फैसला तय होगा। जो अभिनव कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत चुनाव हारते नहीं दिखते हैं। तो ऐसा फंसा हुआ चुनाव अभी राजस्थान का है। 2-3 महीने पहले ये स्थिति नहीं थी, कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी निकाल लेगी। तो अभी टक्कर में दोनों टीमें हैं और अब अंतिम 7 दिनों में क्या होता है, कौन सी ऐसी सभाएं होती है। मोदी जी का एक रोड शो जयपुर में परकोटे में होना है, 8 किलोमीटर का एक रोड शो होना है। और जोधपुर में मेरे ख्याल से अमित शाह का एक रोड शो होना है, वो 2 दिन पहले होगा। तो आपने देखा होगा गुजरात चुनाव में सूरत में एक रोड शो नरेंद्र मोदी ने किया था। गुजरात में हुआ, बैंगलोर वाले रोड शो में काफी मतलब बीजेपी को फायदा हुआ उसका। हाँ, सरकार तो जरूर नहीं बनी, लेकिन वो एक जो फेस सेविंग के लिए कुछ उनको सीट्स वहां मिल गई बैंगलोर में, उनका जो रोड शो एक मोमेंटम हो सकता है उस रोड शो से बन जाए। और यहाँ पे वो जो मैंने आपको कहा, हवा महल से एक कट्टर हिंदुत्व का चेहरा एक है, और तो ये पूरी सारी चीजें करके और एक जो रोड शो है ये बहुत कुछ चीजें तय कर सकता है। ठीक है, कम से कम एक नेता नगरी में और राजस्थान में भी बात होने ही वाली है, उस नेता नगरी को भी आप देखें। आप तक की चर्चा आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हमारे दोनों मेहमानों को शुक्रिया, उन दोनों के लिए बड़ा व्यस्त दिन है। उन्होंने उसमें से अभिनव ने भी वक्त निकाला, वो फील्ड पे हैं, रिपोर्टिंग पे, उनको एक इंटरव्यू के लिए भी निकलना है। और मुकेश जी, आपको भी अपना एडिशन देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की ओर।